हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की थी। हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली इस चैप्टर की बिल्कुल डिटेल्ड इंट्रोडक्शन की थी कि इंडियन फिलोसोफर्स का इसके बारे में क्या कहना है, ग्रीक फिलोसोफर्स का इसके बारे में क्या कहना है। उसके बाद साइंटिस्ट जब आए तो उन्होंने कैसे इस चीज़ को ढूंढने की शुरुआत करी, और ये सब कुछ हमने उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में जान लिया है, लेक्चर नंबर 1 में जान लिया है। अब लेक्चर नंबर 2 में आज से हम शुरुआत करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, लॉज का मतलब होता है कोई भी ऐसे रूल्स, कोई भी ऐसे नियम जो साइंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाए गए हो। ठीक है, और केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जैसे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं और कुछ नई चीज बनाते हैं, तो इस चीज को केमिकल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और इस केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर ही हमारे पास तुम्हारी क्लास 9th की एनसीईआरटी में दो लॉज दिए हुए हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी के साथ, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दोनों लॉज के लिए अलग अलग लेक्चर्स होंगे, तो इसीलिए अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इसे पढ़ने में, क्योंकि हम अलग अलग लॉज के अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग वीडियोस बनाने वाले हैं। तो तुम्हें जौन सा टॉपिक जब भी देखना है उस हिसाब से वो वीडियो तुम देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से, टॉपिक से शुरू करते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करना। तब तक के लिए इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ को पढ़ने से पहले सिर्फ एक चीज और जाननी है तुम्हें, वो ये है कि हमने अभी जिन दो लॉज के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की, थोड़ी बहुत डिस्कशन की, इनको काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए निकाला गया था। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर करके इन दो लॉज को निकाला गया था। और इन दो लॉज को निकालने के लिए जिन साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किए उनका नाम या उनके नाम थे लेवॉइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इन दो लॉज को निकाला। अब उनमें से जो पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लॉ का मतलब तो अब तुम्हें पता है, कोई भी नियम, कोई भी रूल साइंस के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी एक चीज़ के लिए। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का ना बढ़ना और ना कम होना, जैसी थी वैसा ही रहना, ये होता है कंजर्वेशन। और मास का मतलब होता है भार। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा भार कितना है, कितना हो सकता है, 50 kg, 60 kg, 70 kg, ये तो पता ही है ना। तो मास मतलब भार। अब हमने ये जो लॉ पढ़ना है ये कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है, यानी ऐसा लॉ जिसमें मास या भार जो है ना तो कम होता है और ना तो बढ़ता है। ऐसा एक लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, यानी कि केमिकल रिएक्शन होते हुए अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में जुड़ के कुछ नई चीज़ बनाते हैं, तो उनसे उनके मास में कोई भी फर्क नहीं आता, ना रिएक्शन होने से पहले ना रिएक्शन होने के बाद। ये हमें इसमें मोटा मोटा पढ़ना है। बाकी इसकी डेफिनेशन हम डिटेल में देखेंगे, पर इसी लॉ को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 3.1, तो हम पहले उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारे सामने यहां पर एक्टिविटी आ रही है, साथ साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, मेरे सामने भी मैं खोल लेता हूं। एक्टिविटी 3.1 का फर्स्ट पॉइंट है टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। ठीक है, अब मेरे पास X के नीचे कुछ केमिकल्स लिखे हुए हैं और Y के नीचे भी कुछ केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं। मुझे उन्होंने कहा है कि X में से कोई भी एक केमिकल और Y में से कोई भी एक केमिकल मुझे लेना है। तो ठीक है, मैं पहले X में से ले लेता हूं कॉपर सल्फेट।
तुम्हारे सामने तो सारे के सारे नाम आ ही रहे हैं। उनमें से X वालों में से मैं ले लेता हूं कॉपर सल्फेट को, और Y वालों में से मैं ले लेता हूं सोडियम कार्बोनेट को। दोनों में से पहले पहले वालों को ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर X एंड Y ईच इन 10 ml इन वाटर, ठीक है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि X और Y, हमने जो जो भी X और Y में से एक एक केमिकल लिया है, उस हर एक केमिकल को वाटर के साथ मिक्स करो और एक सॉल्यूशन बनाओ। ऐसे ही इसको भी एक वाटर के साथ मिक्स करो और इनका एक सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है। 5% सॉल्यूशन इसका बनाना है, 5% सॉल्यूशन मुझे इसका बनाना है, और वाटर कितना ऐड करना है, 10 ml वाटर के अंदर, 10 ml वाटर के अंदर। यानी ये जो हमने केमिकल्स लिए हैं इनको 10 ml वाटर के अंदर डालना है, और इनका 5-5% सॉल्यूशन हमें अलग अलग बनाना है, X का अलग, Y का अलग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Y इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ X इन एन इग्निशन ट्यूब, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ Y का सॉल्यूशन एक कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क ये नहीं होती है बेसिकली, कॉनिकल फ्लास्क कैसी होती है मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे देता हूं। जैसे इस तरीके से एक कॉनिकल फ्लास्क होती है, तो वो कह रहे हैं इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर यहां पर Y का सॉल्यूशन डाल लो, समझ लो ये Y का सॉल्यूशन है, यहां कह रहे डाल लो। आगे, और जो X का सॉल्यूशन है वो इग्निशन ट्यूब में डालो, जो X का सॉल्यूशन है उसे इग्निशन ट्यूब में डालो। इग्निशन ट्यूब होती है ऐसी एक लंबी सी ट्यूब, छोटी सी, और इसके अंदर वो कह रहे हैं X का सॉल्यूशन डाल लो, X का सॉल्यूशन डाल लो, ठीक है, डाल लिया। अब हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, सी दैट द सॉल्यूशंस डू नॉट गेट मिक्सड, पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो X वाला कॉनिकल फ्लास्क है, यानी ऐसा कॉनिकल फ्लास्क जिसके अंदर हमने X को डाला है, उसको तुम क्या करो, एक धागे के जरिए, एक थ्रेड के जरिए इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये मैंने एक धागे के जरिए इसे बांधा, और इस X वाले को मैंने, ये जिसमें X है वो मैंने इसके अंदर ऐसे डाल दिया। और वो कहते हैं कि देखना इस तरीके से डालना कि ये जो X वाला कॉनिकल फ्लास्क जब हम इसमें डालें तो वो Y के सॉल्यूशन के अंदर X वाला सॉल्यूशन अभी मिक्स ना हो जाए, ये देख के डालना है तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद, इतना करने के बाद ऊपर एक कॉर्क यानी कि ढक्कन लगा देना है कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर, ठीक है, वो भी हमने लगा दिया। उसके बाद आगे ये क्या बोल रहे हैं देखते हैं हम। एक सेकंड ज़रा, मैं भी अगले पॉइंट पर शिफ्ट हो जाऊं ज़रा। मैंने भी अगला पॉइंट खोल लिया है। अब अगला पॉइंट है वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली। अब वो कह रहे हैं कि अभी इतना करने के बाद तुम इस फ्लास्क का मास मेजर करो, इसका मास देखो कितना है, ये कितने ग्राम का है, ये हमें देखना होगा अभी, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को करते हुए इसका मास कितना आएगा, ये अगर तुम अपनी केमिस्ट्री लैब, अगर तुम्हारे स्कूल में कोई है तो उसमें तुम ये एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम्हारे टीचर्स करवाएंगे। पर अगर केमिस्ट्री लैब नहीं है और ये तुम्हें नहीं करवाएंगे तो एग्जाम में भी अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इसका मास कितना हो सकता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी जानना क्या है कि अभी जब ये दोनों केमिकल्स आपस में मिक्स नहीं हुए हैं तो इनका जो मास है वो कुछ है, कोई भी कितने भी ग्राम मान सकते हो कि कुछ इतना ग्राम इनका मास है। पर जब ये केमिकल मिक्स हो जाएंगे उसके बाद भी इनका मास जो है वो अलग नहीं होगा। तो इससे हमारे पास ये हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो मास है
वो रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद, यानी केमिकली कंबाइन होने से पहले और कंबाइन होने के बाद, एक्स और वाई आपस में मिक्स होने से पहले और मिक्स होने के बाद मास में फर्क नहीं आ रहा है। ये हमें यहां से देखने को मिलता है। हमें ये नहीं जानना मास कितना है, हमें ये जानना है कि मास बदल नहीं रहा है। ठीक है, फिलहाल अगला पॉइंट। और हाँ, अगर तुम्हें ये वाला डायग्राम थोड़ा सा और अच्छे से देखना है तो तुम्हारी बुक में ही ये एक्टिविटी 3.1 जहां पर दी गई है चैप्टर 3 में एनसीईआरटी बुक में, वहां पर ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो माफ कर देना इस चीज के लिए। आगे, नाउ टिल्ट एंड swirl द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन x एंड y गेट मिक्सड। अब कहते हैं ये जो फ्लास्क है इसको थोड़ा सा हिलाओ, थोड़ा टिल्ट करो, थोड़ा टेढ़ा करो, थोड़ा swirl कर लो, थोड़ा हिलाओ, जिससे कि ये x और y सॉल्यूशन जो है इस बार जो है आपस में मिक्स हो जाए। x और y आपस में यहाँ पे मिक्स हो जाए, ये x और y आपस में मिक्स हो जाए। x प्लस वाई लिख दिया मैंने कि x और y आपस में जुड़ गया है, मिक्स हो गया है। आगे, वे अगेन। अब कहते हैं इसको दोबारा से वेट करो, दोबारा से इसका मास देखो। अब पहले जो इसका मास था और बाद में इनके मिक्स होने के बाद जो इसका मास आएगा वो सेम होगा, सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क। तो उन्होंने बोला कि ये जो रिएक्शन फ्लास्क है इसमें क्या हुआ, इसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर? जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं, कुछ नई चीज बना देते हैं, इसे केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि रिएक्शन फ्लास्क में क्या हुआ, जब हमने एक्स और वाई को आपस में मिक्स कर दिया तो रिएक्शन फ्लास्क में एक केमिकल रिएक्शन हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ। आगे, डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्या तुम्हें लगता है कि उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा? तो केमिकल रिएक्शन तो हुआ होगा ही, नॉर्मल ही है, दो केमिकल्स को आपस में मिक्स करेंगे तो केमिकल रिएक्शन तो होगा ही। और इससे पहले जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क, कि रिएक्शन फ्लास्क में क्या हुआ, इसका आंसर ये भी हो सकता है कि रिएक्शन फ्लास्क का जो मास था, मतलब मास जो है मेजर हमने पहले किया बाद में किया तो सेम रहा, पर उन्होंने बोला इन द रिएक्शन फ्लास्क, रिएक्शन फ्लास्क के अंदर क्या हुआ, अंदर तो केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन ही हुआ, और क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। Why should we put a cork on the mouth of the flask? कहते कि ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसके जो मुंह पे यहाँ पे ढक्कन या कॉर्क हमने क्यों रखी, ताकि अगर केमिकल रिएक्शन होते हुए अंदर थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो जाए, अंदर थोड़ी सी गर्माहट आ जाए, तो उस वजह से अंदर जो केमिकल्स हैं वो इवेपोरेट ना हो जाएं, इवेपोरेट होके गैशियस फॉर्म में आके इस कॉनिकल फ्लास्क से बाहर ना निकल जाएं, इसलिए ऊपर ढक्कन लगाया है। ठीक है, आगे, डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कॉन्टेंट्स चेंज। क्या जो फ्लास्क का मास है और उसके कॉन्टेंट्स हैं वो चेंज हुए? तो यार देखो, इसका मास तो चेंज नहीं हुआ, मास तो सेम ही रहा पहले भी और बाद में भी। अब कंटेंट्स चेंज होने के दो मतलब हो सकते हैं। कंटेंट्स चेंज होने का मतलब पहला हो सकता है कि अंदर जो x और y हमने रखे हुए थे, क्या रिएक्शन होने के बाद भी वो x और y ही रहे? तो यार देखो, अगर इस एंगल से देखोगे तो कंटेंट चेंज हुए हैं, क्योंकि x और y जो है आपस में रिएक्ट किए हैं, आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ है उनके बीच में और कुछ नया बन गया है। तो अब वो x और y नहीं रहा है, वो कुछ नया बन गया है, केमिकल रिएक्शन हो गया है, केमिकल चेंज हो गया है। तो इस हिसाब से तो कंटेंट्स चेंज हो गए। पर अगर कंटेंट्स चेंज होने का मतलब ये कह रहे हैं कि उनके मास में कोई चेंज आया या नहीं, उनकी क्वांटिटी में कोई चेंज आया या नहीं, अगर इस चीज की बात हो रही है तो फिर चेंज नहीं आया, क्योंकि कंटेंट्स चेंज हुए हैं या नहीं इसको दो एंगल से देखा जा सकता है, तो इसीलिए उस एंगल से तो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो फिलहाल इस एक्टिविटी से हमें जो समझना था वो तो हमने देख लिया है। क्या है वो? कि जो मास है वो केमिकल रिएक्शन होने से पहले और बाद में चेंज नहीं होता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मैं कितनी बार बता चुका हूं, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज होते हुए, होने से पहले, होने के बाद केमिकल्स और उनका जो टोटल मास है वो चेंज नहीं होता।
अब इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, हम वो देखने वाले हैं। तब तक तुम इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। हमने अभी तक एक्टिविटी के जरिए ये तो समझ लिया कि जो मास है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो बढ़ता है, ना तो कम होता है, ना तो क्रिएट होता है, ना तो डिस्ट्रॉय होता है। बढ़ता नहीं है इसका मतलब क्रिएट नहीं होता और ज़्यादा बनता नहीं है, और घटता नहीं है मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, खत्म नहीं होता। मास जितना है उतना ही रहता है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर तुम्हें एग्जाम में आ जाए डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे? इसकी डेफिनेशन होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। ठीक है, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमें ये बताता है, ये स्टेट करता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ये है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, नोट करो। फिर मैं तुम्हें इस चैनल के बारे में कुछ बातें बता देता हूं और फिर हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। चलो नोट करो। इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस डिटेल में पढ़ेंगे, उसे डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं तुम्हें इस चैनल के बारे में कुछ बातें बता देता हूं, फिर इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, या फिर क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम या चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इन चारों चैप्टर में से कोई भी चैप्टर करना है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में उस हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी है और उस प्लेलिस्ट में चैप्टर के लेक्चर्स को लाइन वाइज ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ है। तुम जाके देख सकते हो, सब कुछ करवाया हुआ है बिल्कुल डिटेल में, कुछ भी स्किप नहीं किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ करवाया, जाके देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा जानने को मिला हो तो नीचे लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो, शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ। मैं मिलूँगा तुम लोगों से अगले लेक्चर में। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय।